मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सीटेट 21 फरवरी 2016 प्राइमरी लेवल का CDP अर्थात बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे। सीटेट एग्जाम में ज़्यादातर प्रश्न प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न हैं जो पूर्व में आए हुए प्रश्नों के टॉपिक से ही घुमाकर पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए यदि आप लोग सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जरूर हल करके जाएं। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को ए, उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। बी, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। ये पॉइंट तो ऐसे ही ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि हतोत्साहित आप निराशा नहीं कर सकते। निगेटिव पॉइंट तो बच्चों के साथ बात करना ही नहीं है। शिक्षिका को सुने और उनका अनुपालन करें, हतोत्साहित ये गलत हो जाएगा। सी, व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। डी, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहले का डी, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? ए, याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनाना। बी, शिक्षिका का अनुकरण और नकल करना। सी, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। डी, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना। तो प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब हो जाएगा दो का सी, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। अगला प्रश्न है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। ए, शिक्षक की डांट से बचने के लिए। बी, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर। सी, अपनी रुचि से। डी, पुरस्कार के लिए। तो बच्चे तब सर्वाधिक, ध्यान रखना, सर्वाधिक बात कर रहा है, सृजनशील होते हैं मतलब क्रिएटिविटी उनके अंदर आ जाती है जब वे गतिविधि में भाग लेते हैं। शिक्षक की डांट से बचने के लिए एक तरह से आप दबाव में काम कर रहा है तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि अगर डांट से बचने के लिए करेंगे तो मन से नहीं करेंगे, तो बहुत ज़्यादा सृजनशील तो नहीं हो सकते हैं, सर्वाधिक तो नहीं हो पाएंगे। दूसरों के सामने अच्छा करने के लिए दबाव में आकर, ये भी दबाव पॉइंट ही है तो निगेटिव है। अपनी रुचि से, ये बेस्ट ऑप्शन यही होगा, क्यों? अपनी रुचि से कोई भी चीज़ अगर आप अपनी रुचि से करते हैं तो सबसे बेहतरीन आप करेंगे। कोई बच्चा अगर अपने रुचि से कर रहा है, इसलिए कहते हैं कि जिस बच्चे की जिस विषय में रुचि हो उसको उसी क्षेत्र में जाने देना चाहिए। अगर आप कोई मैथ में बहुत अच्छा है, उससे बोलोगे कि आप आर्मी में जाओ या नॉर्मली कोई जॉब करो चपरासी वगैरह का, तो उसको बहुत अच्छा नहीं लगेगा। जो चीज़ जिस क्षेत्र में अच्छा है वो वही अच्छा कर सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, अपनी रुचि से। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए। ए, परेशानी। बी, समस्या। सी, संसाधन। डी, बाधा। तो ध्यान रखना, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए। परेशानी ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये निगेटिव पॉइंट है। समस्या, ध्यान, सेम परेशानी जैसे ही है। बाधा, तीनों एक जैसे ही हैं, बहुत आसान प्रश्न है, तो तीनों गलत हो गया। तो सही जवाब इसका हो जाएगा संसाधन। तो इसे शिक्षक द्वारा संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए, इसलिए 4 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। ए, बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। बी, शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं। सी, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। डी, कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। ध्यान रखना, ये पॉइंट हमेशा गलत हो जाएगा, क्योंकि कठोरता से निपटाई जानी चाहिए अपने आप ये निगेटिव पॉइंट है, तो ऐसे ही अलग कर दीजिए। तो शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। अगला प्रश्न है,
के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। ए स्किनर, बी पावलोव, सी यूंग, डी पियाजे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 का डी। पियाजे के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है ए बच्चे को नैतिक शिक्षा देना, बी ध्यान रखना बाल केंद्रित बोल रहा है यहाँ पर, ए बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बी बच्चों को शिक्षक के अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, सी बच्चे की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, डी बच्चे को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, बच्चे की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। जो हम लोग बीएड करते हैं, जो भी चीज़ें हैं वहाँ बाल केंद्रित ही मानी जाती, सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न है, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। ए प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर, बी कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें, सी उस पर एक भाषण देकर, डी कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। तो जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों से अपेक्षा करना है कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। ए अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है, बी एक प्रभावी आकलन युक्ति है, सी समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते, डी अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। तो शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। ध्यान रखना, आप जैसे सुने हो सेम टू सेम आप वैसे नहीं कर सकते हो, कुछ न कुछ उसमें डिफरेंस आ ही जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, जब शिक्षार्थी को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का चक्र ए बेहतर होता है, बी स्थिर रहता है, सी अवनत होता है, डी समान रहता है। जब विद्यार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का चक्र, इसका सही जवाब हो जाएगा ए बेहतर होता है। अगला प्रश्न है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है क्योंकि यह एक नमूने का अनुगमन करती हैं, ए एवं से चोटी, बी अव्यवस्थित, सी अप्रत्याशित, डी क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है क्योंकि यह नमूने का अनुगमन करती है, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती हैं। तो डी इसका सही जवाब है 11 का। अगला प्रश्न है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। ए विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है, बी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है, विकास एकल आयामी है, डी विकास पृथक होता है। तो विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है, मतलब सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना विकास जन्म के साथ आरंभ होता है और समाप्त होता है, ये गलत है क्योंकि विकास जन्म क्या विकास गर्भावस्था से ही, मतलब जब गर्भ में धारण करता है तभी शुरू हो जाता है और मृत्यु तक चलता रहता है। तो जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है, ये गलत हो जाएगा। तुरंत जन्म के साथ शुरू होता है तुरंत गलत नहीं होता, तुरंत समाप्त नहीं होता है, इसलिए ए जो है गलत हो गया। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है, सही हो सकता है, देखेंगे इसको। विकास एकल आयामी है, गलत है क्योंकि बहुआयामी है। विकास पृथक होता है, गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी,
सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? ए, वातावरण के प्रभाव के कारण, बी, जन्मजात विशेषताओं के कारण, सी, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, डी, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो व्यक्ति में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? इसका सही जवाब है सी, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। अगला प्रश्न है, बच्चे के समाजीकरण में परिवार भूमिका निभाता है? ए, कम महत्वपूर्ण, बी, रोमांचकारी, सी, मुख्य, डी, गौण। तो बच्चे के समाजीकरण में परिवार आपको भी पता होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, मुख्य, क्योंकि समाजीकरण प्रश्न बार बार पूछ रहा है तो हम लोग देखे ही है जो बच्चे के समाजीकरण में सबसे मुख्य भूमिका निभाता है वो परिवार ही है, क्योंकि बच्चा जो है वहीं से सीखता है कौन माता पिता हैं, कौन भाई बहन है और बड़ों से कैसे बात करना है। तो मैक्सिमम समाजीकरण जो उसका परिवार से ही होता है, उसके बाद विद्यालय वगैरह में होता है। तो सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? बहुत अच्छा प्रश्न है ISPCS जैसे। तो कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? जिसे कौन सा, 3 गलत है, एक जो है सही है। तो मूर्त संक्रियात्मक, ध्यान रखना ये तरह से संक्रियात्मक क्रिया है, इसके बारे में जीन पियाजे ने 4 वर्गों में बांटा है। तो आपको मैंने पहले बताया, इसको आपको याद होना चाहिए। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य, ये सही हो सकता है, बाद में देखेंगे। औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ, कल्पनात्मक खेल, शैशवावस्था, तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार। ध्यान रखना इसका सही जवाब हो जाएगा ए, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य होता है। वर्गीकरण मतलब जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग, जो मूर्त संक्रियात्मक बच्चा होता है ये करने लगता है। तो आपको ये पता होना चाहिए मूर्त संक्रियात्मक बच्चा कितने वर्ष के बच्चे को बोला जाता है। तो ध्यान रखना, इस सारी चीज़ें याद होना चाहिए, पूछ चुका है प्रश्न। तो ए इसका सही जवाब है। थोड़ा मैंने लिख दिया है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष होती है, इसीलिए बच्चा जो है वर्गीकरण मतलब गुणा भाग जोड़ घटाना करने लगता है। बालक बौद्धिक प्रक्रिया जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग के अतिरिक्त साधारण वर्गीकरण की क्रिया भी करने लगता है। अगला प्रश्न है, बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह किस चीज की समझ को प्रदर्शित कर रही है? प्रतीकात्मक विचार, अहं केंद्रित चिंतन, कार्यकरण, विपर्यय चिंतन, विपर्यय चिंतन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 का सी, कार्यकरण। बच्ची यदि कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं तो वह कार्यकरण की समझ का प्रदर्शित कर रही है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से में भिन्न होता है बजाय के। तो मात्रा, प्रकार, आकार, मूर्त, प्रकृता, प्रकार, मात्रा, टी, आकार, किस्म। तो पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्नता होता है बजाय डैश के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, प्रकार और मात्रा। तो पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। तो सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? ए, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, बी, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, सी, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, डी, मूर्त अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? ध्यान रखना, आधारभूत सहायता का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। कुछ पॉइंट है जैसे अपना देखो अपने आप समझ में आएगा, गलत है। जैसे प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, निगेटिव पॉइंट है, गलत है, क्योंकि प्रश्न पूछने देना चाहिए, उसके बाद स्पष्टीकरण देना चाहिए। दोनों प्रकार का उपहार तो नहीं हो सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बेस्ट आंसर है ए है, अनुबोधन और संकेत देना, नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, ए, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, बी, परिपक्व होने से, सी, अनुकरण से, डी, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो वयस्कों के अनुसार बच्चे सीखते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। अगला प्रश्न है, कोहाल वर्ग ने प्रस्तुत किए हैं
ए संज्ञानात्मक विकास के चरण, बी शारीरिक विकास के चरण, सी संवेगात्मक विकास के चरण, डी नैतिक विकास के चरण। तो कोहल वर्ग ने क्या प्रस्तुत किया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बहुत सरल है, नैतिक विकास के चरण। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए हैं। आप लोग देख लीजिए, मैं नॉर्मली लिख दिया हूँ। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास को 3 चरणों में विभाजित किया है, पूर्व परंपरागत स्तर, प्राक रूढ़िगत स्तर, परंपरागत स्तर, रूढ़िगत नैतिक स्तर, और तीसरा उत्तर रूढ़िगत स्तर। ध्यान रखना है, इसे आप लोग याद कर लेना, याद रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा को प्रदर्शित कर रही है। प्रश्न देखो रिपीट कर रहा है एक ही एग्जाम में। एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थी से उसे याद करने को कहा जाता है। एक कक्षा जिसमें पाठ पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। सी एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। डी एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 का सी, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। अगला प्रश्न है, बुद्धि है ए समर्थों का एक समुच्चय, बी एक अकेला और जाति विचार, सी दूसरों के अनुकरण करने योग्य, डी एक विशिष्ट योग्यता। तो बुद्धि है, इसका सही जवाब हो जाएगा ए सामर्थ्यों का एक समुच्चय। अगला प्रश्न है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक डैश काल है। ए कम महत्वपूर्ण, बी अमहत्वपूर्ण, सी अति संवेदनशील, डी निरपेक्ष। तो भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है, इसका सही जवाब हो जाएगा सी अति संवेदनशील। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन अति संवेदनशील काल है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है लड़के बनो लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, या टिप्पणी। ध्यान रखना, इस तरह का प्रश्न बहुत ज़्यादा लिंग भेदभाव होते हैं, बार बार पूछा जा रहा है। जाति भेदभाव का परिचायक है, सही हो सकता है, बिल्कुल जात की बात यहाँ नहीं कर रहा है, तरह से जेंडर भेदभाव की बात कर रहा है, तो गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दोगे, कोई प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाता है। लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, ये भी गलत है। कहाँ अब इस तरह व्यवहार निगेटिव होता है कि लड़कियों जैसे मत बनो, लड़कों जैसे मत बनो, ये निगेटिव पॉइंट है। लड़के लड़कियों में भेदभाव के रूढ़बद्ध धारणा को प्रकट करता है, हाँ ये सही हो सकता है। लड़कियों पर लड़कों के जीव वैज्ञानिक महत्व का उजागर करता है, ये भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, निगेटिव पॉइंट है सब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का सी, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट करता है कि लड़कियों जैसे मत बनो, लड़कियों जैसे व्यवहार मत करो। 24 का सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है, आकलन ए बच्चों को लेबल करने अर्थात नाम देने और वर्गीकरण करने की अच्छी रणनीति है, बी बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है, सी सीखने की सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है, डी सीखने में सुधार का एक तरीका है। तो आकलन क्या है, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, सीखने में सुधार का एक तरीका है। सबसे बेस्ट ऑप्शन जो आकलन है ये सीखने में सुधार के तरीका। अगर बार बार किसी का असेसमेंट करते हैं, आकलन करते हैं, तो जो कमी होती है, जो वीक पॉइंट होता है, उसे सुधारा जा सकता है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ए यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए, बी यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते, सी यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, डी यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशन का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 का सही जवाब हो जाएगा सी, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ध्यान रखना, जो पहला ऑप्शन था बच्चों को अपनी योग्यता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए, गलत है, क्योंकि आप अलग नहीं कर सकते हो। यह एक विश्वास है कुछ बच्चे कुछ सीख सकते हैं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 26 का सही जवाब, सबसे जो बेस्ट है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वंचित वर्ग के
वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ए उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें, बी उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें, सी उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं, डी उन पर ध्यान न दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। तो वंचित वर्ग के पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, इसका सही जवाब हो जाएगा बी, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे के अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। ध्यान रखना, निर्योग्यता से संबंधित प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। ए मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना अर्थात मूड स्विंग, बी अपमानजनक व्यवहार, सी बी को डी, वाच को सा, 21 को 12 लिखना, डी कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे के अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। मैंने पहले बताया, जो क्षमता होती है, विकार होता है, निर्योग्यता होती है, इससे संबंधित बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है। तो बी को डी, वाच को सा, 21 को 12 लिखना जो है ये अधिगम मतलब सीखने की निर्योग्यता की पहचान करता है। अधिगम माने होता है लर्निंग, सीखना। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है मतलब दिव्यांग है, ए बिना किसी विशेष प्रकार के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए, बी उसे नहीं देना चाहिए, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए, निगेटिव पॉइंट हो गया क्योंकि उसके किसी काम की नहीं होगी, निगेटिव पॉइंट है, ऐसे ही बी वाला गलत हो जाएगा ऑप्शन। उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है, तो ये भी, अब किसी को इस तरह से नॉर्मली अलग आप नहीं डाल सकते हो, तो भी गलत हो जाएगा। डी विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। तो ध्यान रखना, बिना किसी विशेष प्रावधान के यहाँ पर था और यहाँ पर विशेष प्रावधान का है, तो इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, सही जवाब हो जाएगा डी, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। तो 29 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, सीखना ए सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता, बी संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, सी सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है, डी सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। तो सीखना इसका सही जवाब हो जाएगा डी, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। तो इस तरह से 21 फरवरी 2016 सीटेट प्राइमरी लेवल का सीडीपी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन तथा कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर लिंक दिया गया है, आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चाहे कॉलेज के ग्रुप हों या फिर आपके दोस्त या फ्रेंड जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं सीटेट के। अगर यूपीटेट देने जा रहे हैं तब भी उन्हें पढ़ने के लिए बोल सकते हो, क्योंकि सीटेट और यूपीटेट में इतना ही अंतर है कि सीटेट में जो होता है कंसेप्ट बेस्ड प्रश्न आता है, यूपीटेट में फैक्ट। कुछ प्रश्न यहाँ भी हैं, जो प्रश्न आप देख रहे हो साम मैं देख चुका हूँ, वहाँ पर सेम टू सेम रिपीट करता है। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और सारे सेक्शन को हम लोग कवर करेंगे जल्द ही। तो इसलिए आप लोग इतना हेल्प कीजिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारी रिक्वेस्ट है वीडियो, क्योंकि अगर व्यू कम आता थोड़ा निराशा होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।